हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। तो पिछले लेक्चर्स में जो है ना हम लोगों ने फैक्टर्स फेवरिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखे थे। उसी में से एक टर्म आया था लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने बतलाया था कि जब कोई भी एक मोल आयनिक क्रिस्टल अपने गैसियस आयन से बनता है तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या फिर इसका उल्टा भी डेफिनेशन कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा वह भी लैटिस एनर्जी ही कहलाता था। तो लैटिस एनर्जी हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम लोग कंसिडर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग the lattice energy of ionic solids. फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कि आयनिक सॉलिड्स का जो लैटिस एनर्जी होता है कौन कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो देखो, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो है होता क्या है, केटायन और एनायन। मान लें कि इस केटायन का जो चार्ज है वह Q1 के बराबर है, एनायन पर जो चार्ज है Q2 के बराबर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R। तो ये दो जो अपोजिट चार्ज वाले आयन्स हैं, मतलब केटायन और एनायन, इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं F, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों का जो चार्ज है उसके प्रोडक्ट का, माने Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का। याद रखोगे कि दो अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, तो वह जो है दोनों पार्टिकल के चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देखोगे तो देखो, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा ये दोनों पे तो उसके बीच अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर उस केस में लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन डिस्टेंस का देखो उल्टा रिलेशन है इसके साथ, कि यदि डिस्टेंस बढ़ता है दोनों के बीच तो फिर फोर्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ ये जो कूलम्बिक फोर्स है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल रहे हैं, कूलम्बिक फोर्स, यही यहाँ समझो कि लैटिस एनर्जी को डिफाइन करेगा। ये जितना ज़्यादा कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दो केटायन और एनायन के बीच, उतना ही ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी भी होगा। मतलब लैटिस एनर्जी यहाँ से देखेंगे तो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और डिस्टेंस का इन्वर्सली। अभी डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कि केटायन का साइज इतना बड़ा है और एनायन का साइज इतना बड़ा है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे R, लेकिन थोड़ा सा साइज बढ़ा दो ऐसा, अभी इस तरह से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब हुआ R। तो देख लो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है केटायन एनायन का, तो ये R का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो R का मतलब यहाँ हम लोग समझने साइज ऑफ केटायन और एनायन, नहीं, साइज ऑफ केटायन और एनायन। तो समझ गए, कूलम्बिक फोर्स लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल हुआ। लैटिस एनर्जी चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है या फिर जो बोले साइज है केटायन और एनायन, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी के आधार पे इसको आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे साइज ऑफ आयन। तो अभी बताए कि जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन का। मतलब आयन का साइज जितना अधिक होगा, लैटिस एनर्जी उस आयनिक क्रिस्टल का उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो LiF, NeF, KF, RBF और CSF,
इसमें से शुरू वाला ये सब केटायन है, बाद वाला एनायन है। केटायन एनायन, फिर केटायन एनायन, केटायन एनायन, फिर केटायन एनायन। ऐसे एनायन देख रहे हो सब जगह सेम है, F माइनस F माइनस F माइनस, लेकिन केटायन अलग अलग है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम। और हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में देखो जितना भी एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं। पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है उसी के सभी एलिमेंट्स हैं। और याद रखोगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसा, साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेज। तो ऊपर से नीचे आने पर केटायन का साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने से देखो क्या होता है, लैटिस एनर्जी घटता है। इसीलिए लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीजेज। इसका मतलब कि सबसे अधिक लैटिस एनर्जी किसका होगा, LiF का, और सबसे कम किसका होगा, CSF का। नोट्स में जो है ना सारे कंपाउंड की लैटिस एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू से आप लोग कंफर्म हो जाओगे कि लैटिस एनर्जी सच में घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। बस यहाँ समझना था कि साइज बढ़ने से जो है लैटिस एनर्जी घटता है। उस साइज केटायन का बढ़े या एनायन का डजेंट मैटर, साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। जैसे एनायन वाला भी एग्जाम्पल ले लें, NaF, NaCl, NaBr, NaI। इस बार Na प्लस केटायन सब में सेम है, एनायन अलग है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। केटायन सेम, एनायन अलग अलग, लेकिन ये सब जो एनायन है सब एक ही ग्रुप का है। पीरियोडिक टेबल में देखना ग्रुप नंबर 17 उसी का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी बताया कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, इस बार साइज किसका बढ़ रहा है, एनायन का। तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, और जब एनायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, तो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होने वाला है, NaF का, और सबसे कम इसका होगा NaI का। तो इस तरह से केवल वेरिएशन देखना है। नोट्स में आपका वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू से आप लोग कन्फर्म हो जाओगे। बस मेन बात हम लोग को समझना यहाँ से केवल है कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक क्रिस्टल का जो लैटिस एनर्जी है वो। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ऑप्शन में मान के चलो दिया हुआ है BCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, ऐसा। तो देखो सब में Cl2 सेम है, एनायन सेम है, केटायन अलग अलग है। यहाँ बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम है, और वहाँ स्ट्रोंटियम है। तो पीरियोडिक टेबल वाला बात याद रखना पड़ेगा। ये सब एलिमेंट है ग्रुप 2 का, और ऐसा ही अरेंज है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंटियम है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। तो नीचे वाला का सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा, तो BeCl2 का लैटिस एनर्जी सबसे अधिक। तो इसके लिए आपको जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें से ग्रुप वाइज एलिमेंट याद रखना होगा, और ज़्यादा नहीं, फर्स्ट का 2 ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और उधर से ग्रुप 17। बस ये 3 ग्रुप का एलिमेंट याद रखो तो आसान हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग डील कर लोगे। तो ये पहला साइज ऑफ आयन था। दूसरा चार्ज ऑफ आयन। तो बताया कि जो लैटिस एनर्जी है वह चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आयन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना अधिक चार्ज हो आयन पे उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। एग्जाम्पल के लिए NaCl, MgCl2 और AlCl3। एनायन सब जगह सेम है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस।
यहाँ एक Cl पे एक माइनस तो Na पर एक प्लस, यहाँ एक Cl पे एक माइनस लेकिन टोटल 2 Cl है तो 2 माइनस होगा तो Mg पर 2 प्लस, यहाँ एक Cl पे एक माइनस टोटल 3 Cl है तो 3 माइनस तो Al पर 3 प्लस। अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज ऑफ केटायन इंक्रीजेज, केटायन का चार्ज बढ़ रहा है इसीलिए लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इंक्रीजेज। ऐसा वैल्यू सब नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से समझ जाओगे। बस यहाँ से ये बात समझना था कि चार्ज यदि बढ़े किसी का भी, आइदर केटायन और एनायन, तो चार्ज बढ़ने से लैटिस एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है। वैसे ही एनायन का यदि लोगे तो NeF लो, Na2O लो और Na3N लो। ऐसा NeF तो यहाँ केटायन Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, एक Na पर एक प्लस तो F पर एक माइनस, एक Na पर एक प्लस तो 2 Na है ना तो 2 प्लस हो जाएगा तो O पर 2 माइनस, 3 Na है तो 3 प्लस होगा तो N पर 3 माइनस। तो इस बार देखो, इस बार एनायन का चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, और जब चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज। नहीं मैंने सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हो जाएगा इसका और सबसे कम इसका, यहाँ सबसे अधिक इसका और सबसे कम इसका। मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि MgF2 हैज़ लैटिस एनर्जी देन MgO। ऑप्शन में रहेगा लोअर और हाइयर, ऐसा कि MgF2 का जो लैटिस एनर्जी है MgO के तुलना में कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखो Mg तो दोनों जगह सेम है, 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, तो एनायन बचा तो F पर होता है 1 माइनस और O पर होता है 2 माइनस। तो देख लो इसका चार्ज ज़्यादा है ना, और चार्ज जितना अधिक रहेगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसका क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ आंसर हम लोग लिखेंगे लोअर। तो इसी तरह से लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले यही 2 फैक्टर्स थे, आयन का साइज और आयन का चार्ज। तो बताए साइज के साथ उल्टा रिलेशन है और चार्ज के साथ डायरेक्ट। जितना अधिक चार्ज होगा आयंस पे उस क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और जितना अधिक साइज होगा आयन का उस आयनिक क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी उतना कम होगा। बशर्ते आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट याद रखना होगा और साइज कैसे बढ़ता घटता है सो। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये 2 चीज़ देखे। अब लैटिस एनर्जी का इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी। कि लैटिस एनर्जी का क्या महत्व है। तो स्टार्टिंग में ही बतलाए थे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि उनका लैटिस एनर्जी अधिक होता है, और लैटिस एनर्जी अधिक होता है इसलिए वे अधिक स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस हुआ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड या फिर आयनिक क्रिस्टल। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या बतलाए कि किसी भी एक मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगता है वही कहलाता है लैटिस एनर्जी। अब मान लो किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी लग रहा है इसका मतलब हुआ कि वह ज़्यादा स्टेबल है, आसानी से नहीं टूट रहा है, क्योंकि आसानी से टूट जाता यदि कम ही एनर्जी से तो अनस्टेबल होता। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह अधिक स्टेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है आयनिक सॉलिड का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, लैटिस एनर्जी का।
लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। अब लैटिस एनर्जी ज़्यादा और कम कब होगा, तो इसके लिए अभी हम लोग देखें उसका चार्ज और साइज पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन मान लो आ जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और दिया हुआ है जैसे मान लो NaCl, KCl, LiCl, RbCl, CaCl, ऐसे 5 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसको स्टेबिलिटी के बढ़ते क्रम में सजाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर माने होता है कम से ज़्यादा, मतलब जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे पहले होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जिसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा। तो हम लोग को देखना ये है कि लैटिस एनर्जी कम किसका होगा। तो देखो Cl सब जगह है, मतलब एनायन सब जगह है सेम, केटायन अलग है, यहाँ Na प्लस, K प्लस, Li प्लस, Rb प्लस, Cl प्लस। तो पीरियोडिक टेबल में जाना होगा कि पीरियोडिक टेबल में ये सभी एलिमेंट्स किस प्रकार से अरेंज है। तो सबसे ऊपर होता है लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम। और अभी बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। माने सबसे कम लैटिस एनर्जी होगा इस सीजियम वाला का, सबसे ज़्यादा लिथियम वाला का। तो सीजियम वाला का लैटिस एनर्जी सबसे कम, मतलब वो स्टेबल भी होगा सबसे कम। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सीजियम क्लोराइड इससे ज़्यादा स्टेबल, RbCl इससे ज़्यादा स्टेबल, KCl इससे ज़्यादा, NaCl और सबसे ज़्यादा LiCl। और यहाँ हम लोग लिख देंगे स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस लिखने नहीं आएगा कि लैटिस एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए रहेंगे, इसको अरेंज करने के लिए पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में आएंगे। लेकिन कंसेप्ट को समझना है कि क्या कैसे वेरिएशन होता है, उसी के अनुसार इसको हम लोग याद रखेंगे। तो पहला इसका स्टेबिलिटी हो गया। दूसरा फैक्टर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, या फिर वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और मेल्टिंग पॉइंट सीधा डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स पर। पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जितना मजबूत होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और अभी बताया कि आयनिक सॉलिड के केस में जो आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही अधिक होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी लैटिस एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है इससे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, which of the following has highest melting point, कि निम्नलिखित में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक। ऑप्शन मान के चलो दिया हुआ रहेगा MgO, MgF2, फिर रहेगा Na2O और फिर रहेगा NaF, कि चारों में से मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी का, जिसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे अधिक होगा। तो हम लोग को देखना ये है कि लैटिस एनर्जी अधिक किसका होगा। तो उसके लिए चार्ज और साइज पर फोकस करो। Mg पर 2 प्लस, O पर 2 माइनस, F पर 1 माइनस, Mg पर 2 प्लस, फिर यहाँ O पर 2 माइनस, Na पर 1 प्लस, फिर यहाँ Na पर 1 प्लस, F पर 1 माइनस।
तो चार्ज के हिसाब पे देखोगे ना, तो देखो यहाँ ये दोनों केटायन पर एक प्लस है, जबकि यहाँ ये दोनों केटायन पर दो प्लस है। तो हम बताएं कि जितना ज़्यादा चार्ज हो उतना अधिक लैटिस एनर्जी, और जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना अधिक मेल्टिंग पॉइंट। तो ई दोनों की तुलना में तो ज़्यादा ही होगा ई दोनों का। अब ई दोनों को आपस में कंपेयर करो तो केटायन सेम है, एनायन पर यहाँ 2 माइनस, यहाँ 1 माइनस। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन का उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। मतलब ये चारों को मिला करके देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हुआ MgO का, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे अधिक होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एक तीसरा इंपॉर्टेंस है इसका, लैटिस एनर्जी का हार्डनेस, कठोरता। तो याद रखोगे कि जो हार्डनेस है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का। हार्डनेस भी जो है वह लैटिस एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो जैसे बताएं कि एसिड और बेस पता करने के लिए pH स्केल होता है, और हम लोग बतलाते हैं कि pH में यदि 7 से कम हो वैल्यू तो एसिड, 7 से ज़्यादा हो तो बेस, और 7 के बराबर है तो न्यूट्रल। उसी प्रकार से हार्डनेस को भी पता करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोज स्केल। मो नाम है साइंटिस्ट का, वही दिए थे, इसको बोलते हैं मोज स्केल। और इस स्केल पे जो है हार्डनेस पता किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का। तो pH स्केल में वैल्यू कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है ना, 14 तक। लेकिन मोज स्केल में वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक होता है। तो इसमें से जो डायमंड है, डायमंड पता होगा सबसे कठोर मटेरियल अभी तक डायमंड ही है। तो डायमंड का जो हार्डनेस मेजर किया गया ना मोज स्केल पे, वो होता है 10। हम क्या बताएं, मोज स्केल में वैल्यू होता है 0 से 10 तक, मैक्सिमम 10 है वैल्यू, और वो 10 वैल्यू किसका है, डायमंड का ही है। इसका मतलब डायमंड सबसे कठोर है, इससे हार्ड कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन यहाँ आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में क्या लिखे हैं कि हार्डनेस जो है लैटिस एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना अधिक हार्डनेस। जैसे एग्जांपल के लिए BeO, MgO, SrO, CaO, SrO और BaO। तो यहाँ O सब में देख लो सेम है, केटायन अलग अलग है, B पर 2 प्लस, Mg पर 2 प्लस, Ca पर 2 प्लस, 2 प्लस, 2 प्लस। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेज। केटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज, और लैटिस एनर्जी घटेगा तो हार्डनेस भी क्या होगा, घटेगा। इसलिए हार्डनेस इज ऑल्सो डिक्रीज, हार्डनेस डिक्रीजेज। मैंने सबसे हार्ड हो गया BeO और सबसे कम हार्ड हो गया BaO। ये बेरिलियम ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड है। इस सब का वैल्यू लिखा हुआ है नोट्स में, देखना इस सब का जो हार्डनेस का वैल्यू है वह वैल्यू सबका लिखा हुआ है। तो वैल्यू कन्फर्मेशन के लिए है, एग्जाम में वैल्यू लिखने नहीं आता है, वो समझने के लिए वहाँ है। तो मेन कंसेप्ट केवल समझोगे कि कैसे कैसे वेरिएशन होता है, वहाँ से वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी किस पे निर्भर करता है, और लैटिस एनर्जी का क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस। तो ये सारी बातों का डिस्कशन जो है हम लोग अभी तक किए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वह लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अगला हेडिंग हम लोग का होगा, अगला हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कम से कम 4-5 मेथड्स तो है ही, लेकिन सारे मेथड्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। एक जो हम लोगों को पढ़ना है लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड, वह है बॉर्न-हैबर साइकिल। लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का एक मेथड है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न और हैबर दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, ये दोनों मिल करके जो है एक तरीका बतलाए
लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का, तो उसी को हम लोग जो है बॉर्न-हैबर साइकिल के नाम से जानते हैं। अभी बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोगों को समझना होगा कि बॉर्न-हैबर साइकिल किस पर आधारित है। तो बॉर्न-हैबर साइकिल जो है ना वो आधारित है हेस लॉ पर, हेस लॉ। तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल जानने से पहले हम लोगों को हेस लॉ जानना होगा, और जब हेस लॉ हम लोग समझ जाएंगे तो बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेस लॉ के बारे में जानेंगे। कहाँ से बताए? लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन जानना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक मेथड है बॉर्न-हैबर साइकिल, और बॉर्न-हैबर साइकिल आधारित है हेस लॉ पर। तो पहले हेस लॉ जानेंगे, फिर बॉर्न-हैबर साइकिल, उसके बाद फिर हम लोग लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेस लॉ, तो इसका हम लोग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पूरा लिखते हैं इसको, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? तो इट स्टेट्स दैट द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज कहने का मतलब हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, नहीं तो द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम whether it is carried out in one step or in several steps. If a transformation is carried out in more than one step, its overall enthalpy change is equal to the algebraic sum of enthalpy change in each step। ये जो है हेस लॉ का स्टेटमेंट है कि द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ। ऑफ ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन वेरियस स्टेप्स या फिर सेवरल स्टेप्स। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। पढ़े होंगे हिंदी में आप लोग, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, फिजिकल चेंज जो है फिजिकल चेंज ही रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज, परिवर्तन। तो बोल रहा है कि यदि कोई फिजिकल या फिर कोई केमिकल चेंज है तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा वो हमेशा सेम होता है, चाहे वह चेंज एक ही स्टेप में हो जाए चाहे बहुत सारे स्टेप्स में हो। मैंने मान लो कि कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं कि डायरेक्ट एक स्टेप में हो जाएंगे, कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो रिएक्शन को तुम एक स्टेप में करवाओ या फिर एक से ज़्यादा स्टेप में करवाओ, जो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज है वह हमेशा सेम होगा, वह नंबर ऑफ स्टेप्स पर निर्भर नहीं करेगा। फिर इसका आगे लिखें कि इफ़ या ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, कि यदि कोई परिवर्तन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तब जो उसका इंथैल्पी चेंज है, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ है वह बराबर होगा किसका? तो प्रत्येक स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज किया है उसके सम का, उसके योग का, उसके जोड़ का। देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि हम लोगों को हजारीबाग से जाना है रांची,
ठीक है, दो तरीका है कि एक हजारीबाग का बस बैठो और वहाँ से डायरेक्ट आप रांची चले जाओ, और दूसरा तरीका है कि नहीं, हजारीबाग से पहले हम चरही जाएंगे, चरही से फिर रामगढ़ जाएंगे और रामगढ़ के बाद रांची जाएंगे। देखो इनिशियल और फाइनल सेम है, जा रहे हैं हजारीबाग से, जाना कहाँ है, रांची। इसमें एक ही स्टेप में डायरेक्ट पहुंच गए, बस बैठे और यहाँ चेंज किया, हजारीबाग से पहले चरही गए, चरही से फिर रामगढ़ गए, रामगढ़ के बाद फिर हम लोग कहाँ गए, रांची गए। तो हेस लॉ का कहना है कि यदि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप डायरेक्ट जाओ, चाहे ऐसे रुक रुक के जाओ, भाड़ा सेम लगेगा, कॉस्ट सेम लगेगा। जनरली ऐसे होता नहीं है, जनरली हम लोग रुक करके जाते हैं तो ज़्यादा किराया लग जाता है। इसका मतलब कि हेस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। हेस लॉ का कहना है कि यदि एक जगह से दूसरे जगह जाना है आपको तो डायरेक्ट जाओ, चाहे रुक रुक करके जाओ, कॉस्ट सेम लगना चाहिए। यही हेस लॉ है। मतलब यदि कोई रिएक्शन को करवा रहे हो तो रिएक्शन को डायरेक्ट करवाओ, चाहे तोड़ तोड़ करके 2-3 स्टेप में करवाओ, जो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज है, मतलब जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो यही हेस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देख रहे हो इसका हेडिंग में है कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ यदि उसका समेशन निकालोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मतलब वह स्टेप्स पर निर्भर नहीं करेगा। तो एक बार फिर से हम स्टेटमेंट बता देते हैं कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स, कि कोई भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो एंथैल्पी चेंज करता है, माने एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है, वो हमेशा सेम होता है, चाहे वह परिवर्तन एक स्टेप में हो रहा हो चाहे बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा हो। फिर है कि इफ या ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, कि यदि कोई परिवर्तन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो इसका जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज किया वह बराबर होगा प्रत्येक स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज करता है उसके योग का, सम का। एग्जाम्पल से ही बता दिए, एक इसका रिएक्शन वाला ही एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। रिएक्शन वाला एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कार्बन सॉलिड है, इसको बदलना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। दो तरीका है, पहला तरीका कि डायरेक्ट इसका रिएक्शन आप करवा दो ऑक्सीजन गैस से, O2 गैस, तो C+O2 CO2 बन जाएगा, और इस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज करता है डेल्टा H, इसका वैल्यू होता है -394 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनाओगे तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। बताएं कि माइनस का साइन हो मतलब एनर्जी रिलीज होगा। और दूसरा तरीका है कि कार्बन को पहले आप कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलो और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलोगे तो ऐसे हाफ O2 से रिएक्शन करवाना होगा, तो ये 2 कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, तो C+O CO हो गया। इस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज किया मान लो डेल्टा H1 है, इसका वैल्यू आता है -110.5 किलो जूल पर मोल। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। फिर CO को CO2 में बदलना तो एक बार फिर हाफ O2 से रिएक्शन करवा दो, और यहाँ जो एनर्जी चेंज करता है इसको मान लो डेल्टा H2, और इसका वैल्यू होता है -283.5 किलो जूल पर मोल। ऐसा मान लो कि E वाला जो है E है प्रोसेस 1 पहला तरीका, और E जो है E है प्रोसेस 2। तो क्या बताया कि दिया हुआ है कार्बन बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ डायरेक्ट बन गया, यहाँ 2 स्टेप में बना। हेस लॉ का कहना है कि तुम डायरेक्ट करो या फिर 2-3 स्टेप में करो, ये जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो इंथैल्पी चेंज है ऑफ प्रोसेस 1 शुड बी इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 2। ऐसा, अब प्रोसेस 1 में इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H के बराबर, और प्रोसेस 2 में देखो 2 बार चेंज किया, H1 और H2। तो क्या बोले कि यदि एक से ज़्यादा स्टेप हो और पूरा का निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H का वैल्यू देखो है -394, डेल्टा H1 है -110.5 प्लस, और इसका वैल्यू है -283.5। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।
तो -394, ये -110.5 प्लस माइनस 283.5, जोड़ो उतना ही आएगा। -394, ये भी उतना ही आ जाएगा, -394। तो देखो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये रिएक्शन हम एक स्टेप में करवाए चाहे 2 स्टेप में करवाए, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो क्या आता है, सेम आता है। सो दिस इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो और वह एक स्टेप में हो रहा हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में, जो उसका ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो हमेशा सेम होगा, वह नंबर ऑफ स्टेप्स पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ, यदि कोई एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो इसका टोटल एनर्जी निकालना है तो वह बराबर होगा प्रत्येक स्टेप में जो एनर्जी चेंज कर रहा है उसका। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए इसका। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक होता है ना कि सॉलिड है, इसको हीट करो तो लिक्विड में बदला, और फिर इसको हीट करो तो गैस में बदला। और एक प्रोसेस होता है कि सॉलिड को हीट करो तो डायरेक्ट गैस में बदलेगा। ये वाला प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है, सॉलिड से लिक्विड में बदले तो, और लिक्विड को गैस में बदले तो वेपोराइजेशन। और यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदले तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। है सॉलिड, फाइनली बदला गैस में, यहाँ भी है सॉलिड, फाइनली गैस में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बदल गया सॉलिड से गैस, और यहाँ 2 स्टेप, पहले लिक्विड उसके बाद गैस। तो जितना मिला करके टोटल हीट यहाँ देना पड़ेगा उतना ही हीट तुमको यहाँ भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले लिक्विड में बदले फिर गैस में बदले तो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हीट लग गया, यहाँ कम लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 बार में जितना हीट लगेगा उतना ही हीट तुमको यहाँ एक बार में लगेगा, बशर्ते सेम सब्सटेंस होना चाहिए। जो सॉलिड यहाँ है वही यहाँ, फिर जो गैस यहाँ बनेगा वही वाला गैस यहाँ बनेगा। तो यही हेस लॉ है कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो वह एक स्टेप में हो रहा हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में, जो उसका एनर्जी चेंज है वह हमेशा सेम होगा। इंथैल्पी चेंज व नंबर ऑफ स्टेप्स पर निर्भर नहीं करेगा। यदि कोई प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो टोटल यदि इंथैल्पी चेंज निकालना हो तो प्रत्येक स्टेप के इंथैल्पी चेंज को आपस में जोड़ देंगे। तो आज हम लोगों ने जो है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसमें मेथड था बॉर्न-हैबर साइकिल, लेकिन चूंकि बॉर्न-हैबर साइकिल हेस लॉ पे आधारित था इसलिए पहले हम लोग हेस लॉ को जाने। नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल पे आएंगे, तो इसको ध्यान से आप लोग समझोगे। वीडियो के थ्रू नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है तो वहाँ से नोट करके समझने का प्रयास करोगे। तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।